हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में विज्ञान यानी साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे और वो भी एकदम किताब से चुना हुआ, किताब में से एकदम बीच के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए क्योंकि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा तो 25 से 30 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम क्लास को एकदम आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। फिर हम यहां पे क्लास को शुरू कर देते हैं। और सभी बच्चे आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे। जो अभी हम आपको पढ़ा रहे ना, इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगा व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए 8797972700, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करके जुड़ जाना है क्योंकि इसका पीडीएफ क्योंकि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, जो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसका पीडीएफ सभी बच्चों को दे देंगे ताकि सभी बच्चे यहां पे याद उसे रख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे सभी बच्चे आ गए। चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, चलिए सभी बच्चे यहां पे आ गए। क्लास को यहां पे शुरू किया जाए। तन्मय, संत कुमार बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप लोग यहां पे आ जाइए, जल्दी से सभी बच्चे यहां पे आएंगे। डॉली पंडित बहुत ही बढ़िया। सिंटू, चलिए लाइट की वजह से बाबू पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, इसके लिए सॉरी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए सचिन बहुत ही बढ़िया, ऋतुराज, डॉली पंडित, आस्क सूरज, नवीन बहुत ही बढ़िया, सचिन, आसिफ बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देख के पता लग जाएगा, एकदम किताब में से चुन चुन के क्वेश्चन लाएं। अगर आज का क्लास अगर आप लोग कर लीजिएगा ना तो 20 से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। 20 से 30 इसी में से आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्लास को आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन से एकदम बोलते हैं ना जो एकदम VVI क्वेश्चन है। तो 100 को यहां पे आपके लिए VVI क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और 100 के 100 आपको एकदम 100% यहां पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 100 के 100 आपको यहां पे याद होना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आ गए। क्यूट गर्ल बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहां पे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके मंथली एग्जाम फाइनल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बोर्ड एग्जाम में आता है भाई प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितना बार आया है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये आज का जो क्लास है ना आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और ये सभी क्वेश्चन आपको 100% याद रखना होगा अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा कुछ करना तो, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हो या प्रकाश का परावर्तन हो, कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं और देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी वाला जो यहां पे ऑप्शन है 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखते चलिए। बोल रहे हैं ना बाबू एकदम VVI क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कोई भी परीक्षा हो आपका मंथली हो सेंटअप हो, अभी सेंटअप लास्ट में होगा नवंबर दिसंबर में, तो उसमें भी ये काम करेगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपका ये काम करेगा। देखिए क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान होता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो जो म्यू का मान होता है बाबू वो होता है sin i बट्टा यहां पे sin r होता है। ये बोर्ड एग्जाम फाइनल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए क्या। तो
किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्नेल के नियम का, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आया था ना बाबू ये क्वेश्चन, देखिए बोल तो रहना एकदम चुन चुन के लाए हैं बाबू। अगर याद कर लीजिएगा तो 20 से 30 नंबर आपका बाबू क्लियर हो जाएगा। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है बुक में से, इसे ही बोला जाता है किताब से चुना हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है V बटा यू। क्या होता है बाबू, V बटा यू। इसमें बच्चे गड़बड़ यहां पे करते हैं, U बटा V ऐसे लगाते, भाई गलत है, V बटा यू इसे आपको याद रखना है। क्या, V बटा यू इसे आपको याद रखना है, ये आवर्धन का सूत्र होता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक इसका नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, यानी हजामत दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। बोर्ड एग्जाम में बाबू ये सब क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। तो हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है, इसको अगर अवतल दर्पण को हम लोग पास से देखेंगे ना, तो इसमें हमारा जो चेहरा है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगर दाढ़ी मान लीजिए यहां पे छोटा है, तो अगर पास से देखेंगे ना, तो जो दाढ़ी है वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, यानी वो शीशे में हमें दिखाई दे देगा अवतल दर्पण। तो हम लोग उसे फिर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे आराम से। तो आपको याद रखना, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। चिकित्सा क्षेत्रों में किसका किया जाता है, डॉक्टरी क्षेत्रों में, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। डॉक्टरी क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग होता है, यानी नाक, आंख, कान, गला देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो यही अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पे होता है, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर, यानी जो चालक के एगो तो सामने पतला इसे लगा रहता है और एगो केवाड़ी में इसे दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, यानी पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने वाले को साइड मिरर बोलते हैं, उसमें होता है प्रयोग यहां पे उत्तल दर्पण का, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। जो समतल दर्पण बनता है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये बोर्ड एग्जाम में तीनों का पूछता है। उत्तल में कैसे बनता है, अवतल में कैसे बनता है, और यहां पे समतल में कैसे बनता है। तो यहां पे आपसे समतल बोल रहा है, तो आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो समतल होता है ना, समतल में हमेशा काल्पनिक, जिसे हम लोग यहां पे आभासी बोलते हैं, और उत्तल में भी हमेशा क्या होता है, उत्तल में भी हमेशा काल्पनिक यानी आभासी बनता है। लेकिन जो अवतल है ना, आपको यहां पे याद रखना है, अवतल, अवतल, ठीक है ना, अवतल में क्या होता है, तो इसमें यहां पे काल्पनिक भी बनता है, ठीक है ना, काल्पनिक भी बनता है और यहां पे वास्तविक भी बनता है। इसे आपको याद रखना है, क्या बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आपको याद रखना हमेशा काल्पनिक होता है, काल्पनिक बनता है। और उत्तल दर्पण में भी हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक यानी आभासी। लेकिन अवतल में आपको याद है ना, छोटा बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे केवल समतल का पूछा है, समतल का कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, इसे आपको याद रखना है। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें का एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं हम यहां पे आपको कसम से, ठीक है ना। अगर आप लोग इसे 100 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो 20 से 30 बाबू आज आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका मंथली एग्जाम का हो, चाहे सेंटअप हो, चाहे आपका फाइनल हो, सब में ये काम करेगा, क्योंकि किताब में से इसे सच में चुन चुन के लाया गया। क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक, पढ़ाए हैं ना, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मात्रक कट जाता है, मीटर मीटर क्या होता है, कट जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, तो इसमें पूरा ये क्या होता है, इसका मात्रक ही कट जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मात्रक विहीन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा, 101% ये वाला क्वेश्चन रहेगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये बाबू बोर्ड एग्जाम में रहेगा, या तो लेंस दे दे या तो आपको यहां पे दर्पण दे दे। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस
दूरी ऋणात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये बहुत ही इजी है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, इन दोनों का जो फोकस दूरी होता है ये धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण, आपको याद रखना है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, इन दोनों की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। तो एक के बार में आप लोग याद रख सकते हैं, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इनकी फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस में होता है, और अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसकी जो फोकस दूरी होगा ये ऋणात्मक होगा, इसे आपको याद रखना है। तो बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 100% आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का यहां पे जो फोकस दूरी है धनात्मक, और उत्तल दर्पण का भी धनात्मक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब बाबू एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने वाला दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन 2025 के लिए कि वाहनों के साइड मिरर क्या होता है, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो किस दर्पण का प्रयोग होता है बाबू, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। तो बड़ा बड़ा गाड़ी को ये क्या करता है, छोटा और सीधा बना बना के दिखा देता है। तो हमें पता लग जाता है पीछे से ट्रक आ रहा है, पीछे से मोटरसाइकिल आ रहा है, पीछे से कार आ रहा है, तो उससे हम लोग आसानी से गाड़ी चलाते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है, तो इसमें छोटा भी बनता है और बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन उत्तल में केवल छोटा बनेगा, और समतल में क्या होगा, एकदम बराबर बनेगा। जो हम लोग का घर में चेहरा देखने वाला दर्पण होता है ना, जिससे हम लोग कंघी करते हैं, क्रीम लगाना होता है, तो उसी दर्पण में जाके देख के लगाते हैं। तो वो कौन सा दर्पण है, तो वो समतल है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र भी आपसे पूछा जाएगा और आपसे लेंस सूत्र भी पूछा जाएगा, तो दोनों आपको याद रखना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f, ये है अपना दर्पण सूत्र। जो प्लस में होगा दर्पण सूत्र, और जो माइनस में होगा 1/v, कहां नहीं दिया है ना, ये देखिए u दिया है पहले, तो नहीं, 1/v होता है। क्या होता है, 1/v - 1/u, अब बराबर यहां पे 1/f, इसे आपको याद रखना है। ये लेंस का होता है। अगर यहां पे माइनस लगा दिया जाएगा तो लेंस, अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, दर्पण। तो ये दर्पण का सूत्र है, और माइनस वाला क्या होता है बाबू, लेंस का सूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोल रहे हैं ना भाई, एकदम इसमें चुन चुन के आपका क्वेश्चन लाया गया। एकदम आप लोग क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा भाई ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन यहां पे देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में डायोप्टर ना दे, तो लेंस का एगो और एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, मीटर इनवर्स, आपको ये देगा। अगर डायोप्टर नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में ये देगा, लेकिन ज्यादातर आपको यहां पे डायोप्टर ही देखने को यहां पे मिलता है, ज्यादातर आपको यहां पे डायोप्टर ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको यहां पे मीटर इनवर्स भी आपको देखने को मिलेगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट कि यहां पे निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस, एकदम मतलब एकदम वीवीआई क्वेश्चन बोलते हैं ना कि सर एकदम अच्छा क्वेश्चन पढ़ाइए, तो एकदम बिल्कुल ये एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे अभिसारी लेंस बोलते हैं और किसे यहां पे अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये सब बाबू बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे क्या करता है, इकट्ठा करता है। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो प्रकाश की किरणों को जब ये फैलाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे अपसारी बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको याद रहा तो बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन आएगा। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है, और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। इसे आपको 100% यहां पे याद रखना है। समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार आप लोग यस कर दीजिए। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे, देखिए अभी लाइक 593 ही है, तो जल्दी से बाबू एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है ना, जल्दी से बाबू कर दो। लाइक बोलना पड़ता है, लाइक थोड़ा सा बाबू कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए ये कि मानव नेत्र
मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है। अब आपको यहां पे बताना है। वाह, 724 को लाइक हो गया जी, यानी 24-25 को बच्चा यहां पे लाइक कर दिया। चलिए यहां पे बाबू, यहां पे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पे बना था। बाबू एकदम VVI सब क्वेश्चन है। तो वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो नेत्र के रेटिना पे बनता है। रेटिना, या इसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, इसे आपको याद रखना है। रेटिना या इसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, इसे आपको याद रखना है। जो सी वाला जो ऑप्शन होगा ना, 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। वाह, एक के बार में 847 गो लाइक। वाह, 600 से क्या ली, 847 लाइक। वाह, 869 लाइक, क्या बात है। आज तो आप लोग गर्दा उड़ा दिए जी लाइक करने में। लाइक करिएगा बाबू, अपना परिवार बढ़ेगा। लाइक नहीं करिएगा। सपना बहुत ही बढ़िया, पुरुषोत्तम, बिट्टू, तनु, केशव, एलिना बहुत ही बढ़िया। एलिना रोय कहाँ गया, बोल रही थी कि सर आप नहीं। आदि मिश्रा बहुत ही बढ़िया। चलिए, रोशन, तन्मय, रुचिका बहुत ही बढ़िया। मानव नेत्र, अब एक और क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में ये उत्तल लेंस होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस या परितारिका। किसी का ये होता है काला, किसी का होता है नीला आंख, किसी को होता है भूरा आंख। तो आंख का जो ये बड़ा वाला होता है ना, जैसे किसी का काला हो गया, किसी का नीला हो गया, किसी का भूरा हो गया, तो ये आंख का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है आइरिस या परितारिका जिसे बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी VVI क्वेश्चन है। ये 4 गो क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में किसे करते हैं, जरा दृष्टि दोष में किसे करते हैं, अबिंदुकता में किसे करते हैं। तो चारों हम आपको यहां पे बता देते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसका करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में यहां पे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है ना। और दूर दृष्टि दोष में आपको यहां पे याद रखना है, दूर दृष्टि दोष में आपको याद रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और आपको याद रखना है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, बाईफोकल। क्या बाबू, बाईफोकल का प्रयोग करते हैं। बाईफोकल लेंस का यहां पे प्रयोग होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता जो होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिक लेंस, ठीक है। तो अब आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, यहां पे अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग, और इसमें से देखिएगा चारों में से एक आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, चारों में से एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और जो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों नहीं दिखाई देता है, तो इसमें बाईफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल अवतल दोनों रहता है। और अबिंदुकता यानी एक ही वस्तु कई जगहों पे दिखाई देती है, तो उसके लिए सिलेंड्रिक लेंस यानी उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को दर्शाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि सुबह हम लोग देखते हैं, मतलब दिन में हम लोग देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई दे रहा है। अब भी आप लोग ऊपर देखिएगा तो आकाश काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अभी सूर्य का प्रकाश नहीं है, नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, यानी नीला रंग नहीं फैल रहा आकाश में, तो नीला अभी नहीं दिखाई देगा, अभी आकाश काला दिखाई देगा, ठीक है ना। एक्चुअल में जो आकाश का रंग होता है वो काला होता है, आपको याद है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि प्रकाश के किस रंग का, वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, कौन सा रंग अधिक विचलित होती है, कौन सा रंग कम विचलित होती है। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो आपको याद रखना है कि जो बैंगनी रंग होता है
इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य 380 nm से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और लाल जो होता है 720 740 से तक ये होता है, इसे आपको याद रखना है। तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है 380 होता है, इसे आपको याद रखना है, ये सबसे कम है। अब देखिए बैगनी रंग जो है ना वो कमजोर रंग है, लाल रंग जो है ये क्या है बाबू, मजबूत रंग है। तो लाल रंग अगर मान लीजिए मजबूत है तो जब इसे हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं ना तो लाल रंग कम झुकता है और बैगनी रंग क्या होता है, ज्यादा झुकता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग जो बाबू कमजोर है रंग, वो ज्यादा झुकता है, और जो लाल रंग होता है बाबू ये मजबूत होता है, तो ये कम झुकता है। लाल रंग का विचलन भी कम होता है और बैगनी रंग का विचलन भी ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको 100% याद रखना है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठों पे। जो कार्निया होता है ना, इन नेत्र का पारदर्शी क्षेत्र होता है, ठीक है ना, कार्निया के बाहरी पृष्ठों पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित यहां पे करता है। अब यहां पे देखिए बोल रहे वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो वायुमंडल देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारा वायुमंडल है जिसमें हवा है। जब हवा है तो इसमें छोटे छोटे धूलकण भी होते हैं, ठीक है ना, और जो ये छोटे छोटे धूलकण होते हैं ना, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है ना, तो यहाँ पे देखिए सूर्य से प्रकाश आएगा तो ये सभी किरणों को छोड़ के जो नीला रंग है ना, नीला रंग का क्या होगा बाबू, प्रकीर्णन ज्यादा होगा। नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, ये आकाश में क्या हो जाएगा, नीला रंग पूरा यहां पे फैल जाएगा। नीला रंग आकाश में यहां पे पूरा फैल जाएगा। अब इधर से जाइएगा ना तो ये वाला आकाश जो है, जो एक्चुअल आकाश है वो काला है। अब हम लोग हैं यहां पे, ऊपर क्या है, नीला रंग पूरा फैला हुआ है। तो जब हम लोग धरती से देखते हैं ना दिन में, तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण होते हैं ना, वो नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब नीला रंग को पूरा आकाश में फैला देते हैं, इसीलिए धरती से ऊपर देखने पे आकाश नीला दिखाई देता है। कब, केवल दिन में। रात में जब ये सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन रुक जाता है और जो आकाश होता है वो एक्चुअल वाला आकाश दिखाई देता है काला। इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में किस, यहां पे वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है नीला। जो नीला रंग है वो सबसे ज्यादा फैलता है, इसीलिए जो हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे आपको याद रखना है, सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण है, यानी जो आकाश का तारा है ये क्यों टिमटिमाता है, ये आपको बताना है। तो आकाश का तारा बाबू क्यों टिमटिमाता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए। तारा क्यों टिमटिमाता है, तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। ये सब हम आपको पढ़ाए नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है ना, तो लेकिन आपको पता होगा, ठीक है ना, पढ़े होंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। जो प्रकाश है ना वो ऐसे ऐसे जिग जैग करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, यानी प्रकाश सीधा नहीं पहुंचता है, ये जिग जैग करके पहुंचता है। तो जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में ये बाबू बहुत आता है, इसे एकदम आपको 100% 100 के 100 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का बाबू एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। इसे आपको याद रखना है, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और कूलम्ब को किससे सूचित किया जाता है, तो कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं उस यंत्र को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए
किसका उपयोग होता है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, या विद्युत धारा जिसे हम लोग मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे ए मीटर या आमीटर बोलते हैं। जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए मीटर या आमीटर बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे ए मीटर नहीं दिया है, आमीटर दिया है, तो आमीटर जो होगा ना आपका 100% यहां पे राइट आंसर होगा, यहां पे आमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अब आपको बताना है किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। तो जो ए मीटर होता है ना, ए मीटर में भी बाबू क्या होता है, एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है। वोल्ट मीटर में भी क्या होता है, जो वोल्ट मीटर होता है इसमें भी क्या होता है, दो तार निकले होते हैं, एगो प्लस एगो माइनस। विद्युत सेल यानी जो यहाँ पे बैटरी जो होते हैं इसमें भी एगो प्लस एगो माइनस होता है। ठीक है, लेकिन जो कुंडली होता है ना, ये एक ही तार का बना होता है। विद्युतरोधी यहां पे बेलनाकार खोखले पाइप पे यहां पे तार को लपेटा जाता है, तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है प्लस माइनस। लेकिन ए मीटर में भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, बैटरी में भी प्लस माइनस होता है। लेकिन जो कुंडली है इसमें भी कोई भी इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। इसे 100% आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू एकदम वीवीआई क्वेश्चन, कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहां पे आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। देखिए ऐसे जो दिया रहेगा ना उसी पे आपको टिक करना है। हिंदी में लिख के देगा ओम मीटर, नहीं तो आपको देगा यहां पे ओम, ओम का ये सिंबल है और एम आपको साथ में देगा। ठीक है ना, तो ओम मीटर, ऐसे ओम प्रति मीटर या ऐसे वाला आपको टिक नहीं करना है, आपको सिंपल ओम मीटर होता है, आपको याद रखना। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर, ये आपको हिंदी में लिखा रहेगा, नहीं तो आपको यहां पे सिंबल बना के दिया रहेगा ओम मीटर, इसे आपको याद रखना। और केवल प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो केवल प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, यानी जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी पोल से लाइन हमारे घर में आता है, तो वो कितना वोल्टेज उसमें रहता है, वो एसी करंट है कि डीसी करंट है, आपको पता होना चाहिए। तो जो पोल से हमारे घर में लाइन आ रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा धारा होता है और कितना वोल्ट पे होता है। तो आपको याद रखना है कि जो बिजली की तारें होती है ना, इसमें कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है ना, कौन सा करंट होता है, तो एसी करंट होता है। अब इसमें से हम लोग तार टान के अपने घर में लाते, तो हमारे घर में भी कितना आएगा, 220 वोल्ट ही आएगा, और ये कौन सा करंट होगा, एसी करंट होगा, अल्टरनेटिव करंट, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी होती है, तो 220 वोल्ट, और यहां पे एसी करंट, इसे आपको याद रखना है, यानी प्रत्यावर्ती बोलते हैं, एसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर होगा। और जो यहां पे प्रत्यावर्ती धारा होता है ना, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, और जो डीसी करंट होता है इसका 0 हर्ट्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, और जो डीसी करंट होता है इसका 0 हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, या विद्युत विभवांतर भी इसको बोल देता है, या इसको विभव बोल देगा। विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो विभवांतर भी अलग चीज है, विभव भी अलग चीज है, लेकिन दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। तो विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। शादी ब्याह में देखते हैं ना, जनरेटर आता है, उसको चला दीजिए और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहता है, रात भर बत्ती जलता है, गाना बजाना बजता है, ठीक है ना, तो ये पंखा भी चलता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, तो जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, जनरेटर इंग्लिश में, हिंदी में बाबू क्या बोलते हैं उसे, तो हिंदी में उसे जनित्र बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न करने वाली युक्ति है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन, ये आपके फिक्स क्वेश्चन
क्वेश्चन में से एक है, मतलब ये 100% चांस होता है ये आता है। अनवीकरणीय के मतलब आपको याद रखना है कि वैसा ऊर्जा के स्रोत या वैसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। जितना भी हम लोग जमीन खोद खोद के निकालते हैं ना, वो एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः नहीं मिलेगा। जो एक बार खत्म हो गया उसे हम पुनः नहीं बना सकते, वो क्या है? अनवीकरणीय। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, लोहा, सोना, चांदी, ये सब जितना है ना वो जमीन के नीचे है। हम लोग क्या करते हैं? उसे खोद खोद के निकालते हैं। अब मान लीजिए एक दिन खोद खोद के निकालते निकालते एक दिन खत्म हो जाएगा, तो क्या फिर हम लोहा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अनवीकरणीय। और नवीकरणीय वो होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग घर में सोलर प्लेट लगाए, छत पे लगाए हैं, काम कर रहा है, अगर मान लीजिए खराब हो गया, तुरंत फेंक के दूसरा ला लेंगे। या घर में पंखा है, मोबाइल है, अभी एक मोबाइल हमारा चल रहा है, अब मान लीजिए ये खराब हो गया, इसको हम फेंक दिए, दूसरा जाके खरीद लेंगे, तो ये हमेशा बनते रहेगा मोबाइल। लेकिन जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिस जमीन से हम लोग खोद खोद के निकाल रहे, वो एक बार खत्म हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा हमें, ठीक है ना। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो यहां आप देखिए, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, यानी कोयला से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, कोयला जो होता है ना, ये अनवीकरणीय है। इससे हम लोग क्या करेंगे? निकालते जाएंगे कोयला को और इससे बिजली बनाते जाएंगे, निकालते जाएंगे, बिजली बनाते जाएंगे, तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। अब यहां पे अनवीकरणीय का मतलब जो खत्म हो जाएगा उसे हम दोबारा नहीं बना सकते। अनवीकरणीय कोयला का क्या है? तो आपको याद रखना है, जैव मात्रा, ये नवीकरणीय है, गोबर ओबर से बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम यहां पे दो को बताना है, तो कोयला और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जितना भी जमीन से निकलता है, ये क्या है बाबू हमारा? तो ये है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? एक आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और एक होता है प्रेरण। दोनों को आपको यहां पे याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो इसे आपको 100% याद रखना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ओस्टर्ड ने, ठीक है ना। जो आज रात हम पेड क्लास में पढ़ाएंगे ओस्टर्ड का नियम, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे पेड कोर्स लिए हैं 8:30 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चल रहा है। तो आज हम लोग ओस्टर्ड का नियम पढ़ने वाले। यही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ओस्टर्ड ने। अब यहीं पे आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे किए थे। इसे आपको याद रखना है। प्रेरण का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टर्ड ने। ये दोनों क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको यहां पे 100% आपको याद होने चाहिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको पहला ही क्वेश्चन था केमिस्ट्री में जो आया था, ठीक है ना। जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है ना, वहां से आपके मंथली एग्जाम में था, बिहार बोर्ड ये दिया था क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। कई बार हम आपको बताएं, ये भी पूछ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या है? AgCl। Ag का मतलब होता है चांदी, वही तो बोल रहे हैं। सिल्वर का मतलब चांदी, क्लोराइड देखिए सिल्वर का जो संकेत होता है Ag, क्लोराइड जो होता है Cl होता है। इसको दोनों मिला के क्या बनेगा? AgCl। AgCl चांदी कैसा होता है भाई? चांदी का जो छागल लोग पहनते हैं, या यहाँ पे चांदी के बहुत सारे आभूषण होते हैं, जैसे जो पैर में पहना जाता है जिसे हम लोग छागल बोलते हैं, वो क्या है बाबू? तो वो कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है कि नहीं? उजला दिखाई देता है कि नहीं? तो बस यही तो क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो आपको याद रखना है श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl होता है। इसे आपको याद रखना है। लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहा को अगर हम जिंक से लेपित करेंगे, अगर हम लोहा को जिंक से लेपित करेंगे तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पे हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं, ठीक है ना। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनीकरण। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको 100% आपको यहां पे याद रखना है कि लोहा को अगर हम जिंक से लेपित करेंगे, यानी लोहा पर अगर हम जिंक का लेप चढ़ाएंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसे आपको याद रखना है।
है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको 100% याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है बाबू, जुट रहा है, जा जाके उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। जिसमें ऑक्सीजन बाबू, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया हो रहा है उसमें ऑक्सीजन जुटेगा, यानी ऑक्सीजन प्लस में होगा, ठीक है ना, उसमें जा जाके जुड़ेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी इससे अलग हो के यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, इससे अलग होगा, बाहर निकल जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लिए, फेफड़ा से आगे अब कौन सा गैस जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग श्वसन कर रहे हैं कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है उपचयन की क्रिया, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन जिसमें जुटता है वो है उपचयन, और जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसे बाहर निकलने लगेगा, उसको छोड़ के भागने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन। और जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जा जाके चिपकेगा, यानी उसके साथ रहेगा, उसमें जा जाके जुड़ेगा, तो उसे उपचयन, ठीक है। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव है। यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई विलयन है, कोई विलयन क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला बाबू कौन करता है? तो आपको याद रखना है क्षार। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, क्योंकि जो अम्ल होता है ना, अम्ल क्या करता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू? लाल कर देता है, इसे आपको याद रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है। जो क्षार है ये क्या करता है? ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसे आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि अम्ल क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला। अब यहां पर देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो अम्ल है कि क्षार। लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला बाबू कौन करता है? क्षार। तो ये क्या हुआ? विलयन क्षारीय हुआ। जब क्षारीय विलयन है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो क्षार का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। अब इसमें देख लीजिए कौन 7 से लेके 14 के बीच में है, तो 7 से लेके 14 के बीच में 10 है, तो अपना जो राइट आंसर होगा 10। अगर ऐसे सिस्टमैटिक तरीका से पढ़िएगा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी, दिमाग में बैठा के चलिए। नेक्स्ट, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन कौन है? जैसे पानी पीते हैं तो वो अम्लीय क्षारीय कुछ नहीं लगता है, उसका कोई स्वादे नहीं है, जो हम लोग पानी पीते हैं, तो वो क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। तो यहां पे ऐसे भी पूछ देता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, और उदासीन विलयन का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन लवण है? अब इसको पहचानने का आप लोग तरीका देखिए, लवण क्षार हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो जो क्षार होता है ना, देखिए जो क्षार का पहचानने का तरीका देखिए, क्षार में क्या होगा? OH OH होगा, उसमें OH रहेगा ही, तो जिसमें OH रहेगा वो क्षार है। तो हम लोग इसी से शुरू करते हैं। देखिए यहां पे HCl आपको पता है ना, हमारे पेट में अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है, तो इस ये अम्ल है, ये तो लवण नहीं ना है। यहां पे देखिए OH है, तो बाबू क्या होगा? क्षार में OH रहता है, तो ये क्या हुआ? NaOH हमारा क्षार हो गया। अब यहां पे OH नहीं है, छोड़ दीजिए। यहां भी बाबू हमारा OH है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये भी क्षार हो जाएगा। तो देखिए ये अम्ल है HCl, ये OH इसमें है, तो ये भी क्षार हो गया। ये NH4 लास्ट में OH है, तो ये भी हमारा क्षार हो गया। अब इसमें बोल रहा है कौन लवण है? एक एक कुछ तो चीज यहां पे बचा है, K2SO4, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा लवण हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। ऐसे बस आप लोग क्षार पहचानना सीखिए। क्षार में क्या होता है? अभी ना कि हमेशा लास्ट में रहेगा, बीच में भी रह जाता है, OH बीच में भी आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो क्षार होता है ना, उसमें क्या होता है? OH होता है। तो ये क्षार हो गया, ये क्षार हो गया। चलिए वो क्षार हो गया, हटा दीजिए, हमसे लवण पूछ रहा है। ये HCl क्या है? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, यही तो 2-4 गो अम्ल होता है, और HNO3 होता है, HNO3, ये 3 गो अम्ल होता है जो ज्यादा, HCl H2SO4 HNO3, ये अम्ल है, इसका नाम याद रखिए। ये क्या है बाबू? OH है तो क्षार है, ये भी OH है तो क्षार है। ये क्या हो गया? अब ये तीनों पता चलेगा कि तीनों क्या है। अब जो
बचा वही तो लवण होगा ना, तो K2SO4 क्या है, लवण है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर का पीएच परास कितने के बीच में काम करता है, और इसे 100% याद रख लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कि जो हमारा शरीर होता है ना, शरीर का पीएच कितना होता है हम लोगों के शरीर का, तो हम लोगों का जो शरीर का पीएच होता है 7 से 7.4 तक होता है, 7 से 7.8 तक होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा शरीर का पीएच मान है कहां से कहां तक होता है, तो 7 से 7.8 तक होता है, इसे आपको 100% याद रखना है, ठीक है ना। और रक्त यानी खून का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से आपसे भी बच्चे यहां पे कमेंट करके बताएंगे, खून का पीएच मान कितना होता है। चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, चलिए ब्लैक माइंड, चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। इट्स मी रॉय बहुत ही बढ़िया, हिमांशु जल्दी से यहां पे आप लोग बताइए कितना होता है, 7.4। चरणजीत चहेता, माइकल यादव बहुत ही बढ़िया, राज बहुत ही बढ़िया। यहां देखिए जो रक्त होता है ना, जो ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। एक और आपसे पूछता है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, ये आपको याद रखना है। जो अम्लीय वर्षा होता है ना, एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा क्या, जब वर्षा में अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसे अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से अधिक होता है, इसे आपको याद रखना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में बाबू ये बार बार आता है, बेकिंग पाउडर यानी जो बेकिंग सोडा होता है ना, जिसे हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, उसका आपको बताना है बेकिंग सोडा का यहां पे अणु सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 क्या होता है बाबू, जल्दी से यहां पे द किंग भाई बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट काहे रुक गया जी, कमेंट हमारा काहे रुक गया इसमें का, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए क्या होगा इसमें का, कमेंट काहे रुक जाता है। सर आपका घर कहां है, घर बाबू सिवान है। एक सेकंड थोड़ा सा कमेंट यहां पे चालू कर लेने दीजिए, कमेंट रुक गया, कमेंट दिखाइए नहीं दे रहा है हमको। चलिए चल जा भाई, कमेंट हमारा मोबाइल में दिक्कत है जी। चलिए चल गया, यश पासवान, इनोसेंट नैनसी बहुत ही बढ़िया, सोनी फिरदौस, सुनील, शुभम बहुत ही बढ़िया, चलिए मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया, पंकज भाई, चलिए इट्स मी रोय बहुत ही बढ़िया, पागल बॉय नाम भी। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, यानी जो खाने वाला सोडा होता है, पढ़ाए ना भाई आप लोग भूल जाते हैं, NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और Na2CO3 इंटू 10H2O क्या होता है, 10H2O, ये क्या होता है, धोने वाला सोडा होता है, इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी सब अलग, इसमें से कौन विजातीय यानी अलग कौन है, विजातीय यौगिक इसमें आपको बताना है कि इसमें अलग कौन है। चूना पत्थर, ठीक है, संगमरमर और यहां पे खड़िया, ये सब क्या है, एक ही है। चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब चूना पत्थर टाइप का ही होता है, इसमें सब में कैल्शियम होता है। यहां पे खड़िया है और यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन विजातीय यौगिक है। तो इसमें जो यहां पे चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, इसमें सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है बाबू, जिप्सम है, ठीक है ना। तो जिप्सम में भी क्या होता है आपको याद रखना है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना। सर कमेंट रुक कर कीजिएगा, अच्छा ठीक है। तो यहां पे बाबू राइट आंसर जो होगा ना हम लोग का, वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, इसमें से अलग है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यहां पे अलग है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा। हेलो 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 हेलो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहां पे नेटवर्क एक बार इशू हो गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
फमीदा खातून, बहुत ही बढ़िया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा यहाँ पे क्षारीय विलयन का मान देगा? इसमें से क्षारीय विलयन कौन है? पीएच का कौन सा यहाँ पे क्षारीय विलयन देगा? तो क्षार का बाबू जो पीएच होता है ना, कहां से कहां तक होता है? 7 से लेके 14 तक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। इसमें देखिए 7 से लेके 14 के बीच में, 7 तो होगा नहीं, 7 क्योंकि उदासीन होता है। 7 से 14 के बीच में आपको देखना है, 7 से 14 के बीच में क्या होगा? 13 होगा। तो 13 यहां पे क्या होगा? ये क्षारीय विलयन देगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दांत साफ करने वाला दंत मंजन यानी टूथपेस्ट कैसा होता है? एकदम सब बाबू किताब से चुना हुआ क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन। दांत साफ करने वाला दंत मंजन कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? प्योर जल यानी जो शुद्ध जल होता है, ना ही वो अम्लीय लगता है ना ही वो क्षारीय लगता है। ये कैसा होता है? तो उदासीन होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसे 100% आपको याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होगा। अब पानी का है बाबू, तो पानी यहां पे उदासीन है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। यहां पे पानी क्या है? यहां पे उदासीन है। अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है कि क्षारीय है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, आपको पता है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, उसको पानी में घोलेंगे तो अम्ल को जब हम पानी में घोलेंगे तो घोल कैसा होगा? अगर पानी में चीनी डालेंगे तो मीठा होगा। उसी प्रकार पानी का कोई भी टेस्ट नहीं है। पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड घोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, पानी को जब हम अम्ल को डालेंगे तो पानी भी कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसे आपको याद रखना। और उसका पीएच मान जो होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि जो अम्लीय विलयन होता है ना, उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। इसे आपको 100% यहां पर याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? 7 से कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो पानी है ये उदासीन है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड घोलना है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। जब अम्ल को हम लोग जल में डालेंगे तो हमारा पानी भी कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो यहां पे 7 से कम राइट आंसर। कली चूना का रासायनिक, यहां से बाबू ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। कली चूना यानी हम लोगों को, आप लोग का घर देखे होंगे कि नहीं, जो बच्चे गांव के हैं ना, वो देखते होंगे कि किसी का शादी ब्याह होता है ना तो चूना से पेंट होता है घर। तो जो चूना हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं ना, एगो पाउडर होता है, एगो ढेला टाइप का होता है। तो पाउडर या ढेला टाइप, जो कली चूना है ना, उसका जो सूत्र होता है CaO, यानी जो हम लोग दुकान से चूना का बोरा खरीद के लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जो सूत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं कली चूना। और कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaO होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? नाद में या बाल्टी में इसको डालते हैं तो लगता है उबलने। जब उबलने लगेगा ना तो एकदम हीट इसमें से निकलने लगता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने लगता है। और ये फिर क्या हो जाएगा ना कि पानी ये अपने आप उबल के एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इसे जब ठंडा हो जाता है, जब देखिए चूना में हम लोग क्या करते हैं? चूना में हम लोग CaO, ये कली चूना है, सूखा चूना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? जल मिला देते हैं, H2O। तो ये क्या करता है? उबलने लगता है। आप लोग देखिएगा, चूना खरीद के लाके उसमें पानी डाल के देखिएगा। 1 किलो चूना 12-13 रुपए का मिलता है, लाइए और उसमें क्या करिए, 1 गमला पानी ले लीजिए, चूना को डाल दीजिए। चूना क्या होगा? जो आप लोग दुकान से सूखा चूना खरीदिएगा ना, वही कली चूना, उसका जो सूत्र होता है CaO। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये क्या होगा? उबलने लगेगा। उबल के ये क्या हो जाएगा? एक बार बुझ जाएगा। उसके बाद फिर कितना भी पानी डालिएगा नहीं उबलेगा। तो जब इसमें पानी डालते हैं, ये उबल के बुझ जाता है ना, इसका अग्नि बाहर निकल जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और कली चूना और जल ये आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है? तो CaOH का द होल ट्वाइस क्या बनाता है? Ca और OH का द होल ट्वाइस बनाता है। इसे आपको याद रखना। और ये क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना से ही क्या होता है? घर जो है वो पेंट होता है। इसे आपको याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कली चूना का रासायनिक सूत्र। तो जो कली चूना होता है यानी जो सूखा चूना होता है CaO। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार को रंगने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? तो बूझा हुआ चूना को, चूना खरीद के लाते हैं CaO, उसको नाद में डाल के पानी डाल देते हैं, बुझ जाता है, पानी डाले तो अब वो क्या हो गया, अब वो चूना जो है कली चूना क्या हो गया, CaOH का द होल ट्वाइस, यानी ये बूझा हुआ चूना हो गया। और बूझा हुआ चूना से ही हम लोग क्या करते हैं, दीवालों को सफेदी करते हैं। तो CaOH का द होल ट्वाइस ये क्या हो जाएगा, इसी से हम लोग दीवालों की सफेदी करते हैं, दीवालों को रंगते हैं। इसे 100% याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना, अभी यहां भी आपसे पूछ दे भाई बूझा हुआ चूना क्या है, तो जब कली चूना में पानी डाल देंगे तो उबल के वो ठंडा हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं बूझा हुआ चूना। और बूझा हुआ चूना क्या है, CaOH का द होल ट्वाइस है। और बूझा हुआ चूना से ही दीवालों की सफेदी होती है, दीवालों पे सफेद परत चढ़ाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। याद हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। इतना तोड़ के बाबू कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, दिमाग में बैठ रहा है कि कली चूना क्या है, जो दुकान से खरीद के लाए चूना वो क्या है, उसमें पानी नहीं होता, एकदम सूखा होता है, तो उसे कली चूना बोलते हैं। उसका सूत्र होता है CaO। उसमें जल मिलाएंगे तो ये उबलने लगेगा, उसमें उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, उबलते उबलते ठंडा हो जाएगा, ठीक है। रात भर छोड़ेंगे ठंडा हो जाएगा, तो अब उसमें क्या हुआ, चूना रहा और उसमें जो पानी मिलाए हैं वो हुआ, तो चूना पानी हुआ, तो वो क्या हुआ, बूझा हुआ चूना कहलाएगा। और वो होगा, उसका जो सूत्र होगा अब क्या हो जाएगा, CaOH का द होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। इसमें पानी मिला दिए। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, घर की रंगाई करते। तो अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की रंगाई में करते हैं, तो CaOH का द होल ट्वाइस। यह आपसे पूछ देगा कि बूझा हुआ चूना कौन सा है, तो बूझा हुआ चूना कौन सा है, तो CaOH का द होल ट्वाइस। और जो कली चूना होता है, नहीं जो सूखा चूना होता है, वो कौन होता है, CaO। अब आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो देखिए, जो यहां पे एसिटिक अम्ल होता है, आपको यहां पे याद रखना है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। इसे आपको याद रखना है, किसी भी हालत में, हर हालत में ये क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेथेनोइक, यहां पे एथेनोइक अम्ल होता है। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है, यहां पे आपको याद रखना है फॉर्मिक, यहां पे सॉरी फॉर्मिक अम्ल, जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक। तो यहां से आप लोग दोनों के दोनों याद रखिएगा, देखिएगा दोनों के दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, और जो फॉर्मिक अम्ल होता है, जो चींटी में होता है, मधुमक्खी में होता है, वो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। ये दोनों के दोनों बाबू क्वेश्चन, अब फिर ये क्वेश्चन हम आपको कब पढ़ाएंगे, कब नहीं पढ़ाएंगे, उससे बढ़िया इसका PDF सभी बच्चों को मिलेगा, तो इसे आपको डाउनलोड करके काफी अच्छी तरीके से आपको याद रख लेना है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो यहां पे मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। देखिए ये है बाबू VBI क्वेश्चन, और दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला करता है बाबू क्षार। क्या करता है, क्षार। और जो क्षार, अभी तो इसमें क्षार नहीं दिया है, H+ दिया है, OH- दिया है, Cl-O- का स्क्वायर -2 यहां पे दिया है। यहां पे देखिए बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, तो लाल को नीला करेगा क्षार। और क्षार जब बाबू क्षार को जल में घोलते हैं तो क्या देता है, तो क्षार जल में घुलता है तो यहां पे OH- देता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्षार को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ये OH- का मतलब क्या है बाबू, क्षार। और जो अम्ल होता है ना, वो जल में घुलकर क्या देता है, H+ देता है। इसे आपको याद रखना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है। अगर एक बार अगर आप लोग समझ जाइएगा ना, तो बोर्ड एग्जाम का आप लोग धुरंधर बन जाइएगा, कोई भी देगा। यहां पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार। क्षार तो अब इसमें दिया नहीं है, H+ दिया OH, तो क्षार को हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या देता है, OH-। अब यही क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से एक विलयन है जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, तो विलयन कौन सा होगा, ठीक है। तो नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। और अम्ल इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन अम्ल को अगर हम जल में घोलते हैं तो H+ आयन देता है, पता है ना। तो ये H+ आयन वाला आपका राइट आंसर होगा। यहां पे क्षार है तो OH-
वाला होगा, इससे आपको याद रखना पड़ेगा। VVI क्वेश्चन है, फिर कब पढ़ाएंगे आपको खुद पता नहीं है, हमको खुद पता नहीं है कि फिर ये कब पढ़ाएंगे, तो आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसे बोल रहे हैं 100% 100 के 100 क्वेश्चन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा, देखिए ये भी, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो नीला को लाल कौन करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। और जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 तो लेंगे नहीं, 7 तो उदासीन होता है, 7 से अब कम देखना है कौन है, तो 7 से कम कौन है, 5 है। तो यहां पे जो ए वाला ऑप्शन है 100% राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। अब आपको बताना है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये हमें कहां से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल बाबू हमें कहां से मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर में बाबू कौन सा अम्ल मिलता है, तो आपको याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल कहां से मिलता है, हमें टमाटर से मिलता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है, यहां पे सिरका जो है उसमें यहां पे एसिटिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस पीएच का वाला मान सबसे अधिक अम्लीय होगा। अब इसमें आपको बताना है कि किस पीएच का मान अधिक अम्लीय होगा। अब इसमें से बताना है कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो अम्ल जो होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 यानी 6 से अगर 5 होगा तो 5 अधिक अम्लीय होगा, 6 थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब 5 से अगर किसी विलयन का पीएच मान 4 आ गया तो 4 अधिक अम्लीय, 5 उससे थोड़ा सा कम हो गया। अगर 3 भी आ गया तो 3 और अधिक अम्लीय, 4 उससे थोड़ा कम, यानी जितना 0 के तरफ में जाएंगे ना उतना अम्लीयता बढ़ता। किसी का 2 आ गया तो 2 और ज्यादा अम्लीय हो गया, 3 उससे थोड़ा सा कम हो गया। 1 आ गया तो 1 और ज्यादा अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 हो गया तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। तो इसमें सबसे कम कौन है, 1 है। तो यहां पे 1 बाबू क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना। अगर 0 रहेगा तो 0 और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, ठीक है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। धोने के सोडा में आप लोग देखिएगा कपड़ा, इसका एक ट्रिक होता है, कपड़ा धोने में कितना बाल्टी पानी लगता है, 10 बाल्टी पानी लगता है। तो 10 बाल्टी पानी Na2CO3 × 10H2O, ये आपको याद रखना है। इसमें भी 10 है, चलिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, Na2CO3 × 10H2O। तो आपको थोड़ा सा बाबू मेहनत करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, धोने का सोडा, खाने का सोडा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। इसके ट्रिक बताए हैं ना, कहीं पे पार्टी में जाते हैं, खा पी के आना होता है, लास्ट में तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बोल के आते हैं ना। तो जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, उसमें बाई रहता है। तो देखिए किसमें बाई है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, कहां है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहां पे है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, आपको याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। तो अब आप लोग ये देख के कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि ये क्या है सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक आदमी का 2 नाम होता है ना, तो वही है सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला तो नाम आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम को बाबू गर्म करके क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का याद रहेगा ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको याद रहेगा। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये होता है CaSO4 × यहां पे 10H2O। ये क्या होता है, जिप्सम होता है। अब जिप्सम को क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे। जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो इसमें जल क्या होगा, जल वाष्प बन के उड़ेगा। तो जल इसमें कितना बच जाएगा, आधा, यानी CaSO4 × यहां पे ½ H2O, यानी आधा जल बच जाएगा। तो देखिए यही जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O, ये आपको याद रखना है। जिप्सम का याद रहेगा ना, तो प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस का अपने आप याद हो जाएगा, सेम होता है, खाली उसको गर्म करने पे जल जो है वो उड़ जाता है उसमें से। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, आधा जल बचता है, आधा उड़ जाता है आधा बचता है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसे 100% आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल यानी जो चींटी में पाया जाता है, जो मधुमक्खी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहां पाया जाता है? चींटी में, मधुमक्खी में, ये सब बिच्छी मतलब इसी सब में जो काटती है तो हमको जलन होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल, इसे आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, ये आपको याद रखना है। जो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है ना, उसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है जो चींटियों में पाया जाता है, उसका IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। अम्लीय अम्ल का pH मान होता है, अब यहां पे आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अम्ल का pH मान, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन विलयन होता है उसका 7 होता है। तो आपको याद रखना है अम्ल का pH मान 7 से कम, ठीक है। 7 से अधिक किसका होगा? तो जो क्षार होता है उसका pH मान 7 से अधिक होगा, ठीक है। और जिसका 7 होगा बाबू वो क्या होगा? उदासीन होगा। नेक्स्ट, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है बाबू? इंपॉर्टेंट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, और चांदी का संकेत बाबू Ag यानी सिल्वर आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। नाम भी आपको याद रखना होगा। पढ़ाए हैं ना बाबू ये क्वेश्चन आपको कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, एकदम ना के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? Ag यानी चांदी होता है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे उपधातु बोलते हैं। जैसे यहां पे Sb, ठीक है ना, Sb क्या है? एंटीमनी है, और एंटीमनी क्या है बाबू? उपधातु है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। पित्तल है, अब आपसे पूछ रहा है भाई पित्तल क्या है? पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। पित्तल किससे मिलकर बना होता है? तो इसके ट्रिक होता है पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, इसे आपको याद रखना है। जो पित्तल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, और ये एक मिश्र धातु होता है। 100% इसे आपको याद रखना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में बाबू ये सब क्वेश्चन आता है, 100% आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? नहीं, उसमें क्या होगा? आयन उत्पन्न होगा। तो इसमें आयनिक यौगिक कौन सा है? तो CaCl2। जब हम इसको पढ़ाएंगे ना तो काफी, जब आयन हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2, इसे आपको याद नहीं है, ये आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? अब आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से भी संयोग नहीं करता है। जो भी चीज ऑक्सीजन से संयोग करने लगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगा, यानी उसको नष्ट होना ही होना है, ठीक है। जैसे हमारा शरीर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अगर हमारा प्राण निकल जाएगा तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा शरीर गल के खराब हो जाएगा। जैसे लोहा, लोहा में हवा लगते रहेगा तो लोहा खराब कर देगा, इसीलिए उसमें पेंट लगा देते। देखते हैं नया घर में खिड़की केवाड़ी आता है तो घर में पहले पेंट नहीं होता है, पहले जो खिड़कियां केवाड़िया आता है उसी में पेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी उसमें जंग लगता है, यानी बहुत जल्दी खराब होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? पेंट लगा देते हैं, हवा से उसका संपर्क टूट जाता है, वो आसान रहता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आपको याद रखना है गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है बाबू सोना। जो सोना है ना, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन में रख दीजिएगा, ऑक्सीजन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इसीलिए जो सोना होता है ना वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, और बहुत 10 साल तक इसको माटी में दाब दीजिएगा ना, माटी में 10 साल तक इसको दफन करके चले गए, 10 साल बाद भी निकालिएगा और इसको धो दीजिएगा ना तो वैसे ही चमकता रहेगा। तो आपको याद रखना है जो सोना होता है ना वो ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए जो सोना है उस पे जंग नहीं लगता है, ना ही वो खराब होता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना बाबू कितने कैरेट का होता है? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो शुद्ध सोना होता है, आज ही आपको याद रख लेना है, शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो शुद्ध सोना होता है आपको याद रखना है कैसा होता है बाबू? मुलायम।
ठीक है ना। जो शुद्ध सोना होता है बाबू ये कैसा होता है आपको याद नहीं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट वाला सोना कैसा होता है, तो 24 कैरेट वाला सोना शुद्ध सोना हुआ, और शुद्ध सोना मुलायम। अब मुलायम चीज से मान लीजिए कान में का बना, अब कहीं भी क्या हो जाएगा, छू जाएगा, या कोई भी ऐसे हाथ रखेगा तो पिचक जाएगा। अब इसको टाइट करना है, तो टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, कड़ा करने के लिए तो सोना में से हम लोग 22 कैरेट लेंगे और प्लस 2 किलो चांदी या तांबा, चांदी तो कोई मिलाएगा नहीं, महंगा है, इसमें क्या किया जाता है, तांबा मिला दिया जाता है, इसमें 2 कैरेट क्या किया जाता है, तांबा, ठीक है। और इसको बेचा किस पे जाएगा, तो आपको याद रखना है प्योर सोना के भाव पे ही बेचा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग गहना खरीदते हैं ना, तो उसमें आपको याद रखना है वो शुद्ध सोना नहीं होता है, और गांव से लीजिएगा ना तो वो और ज्यादा मिलावट कर देता है। गांव में जाइएगा तो आपको 16 कैरेट का मिलेगा, और 16 कैरेट में 8 कैरेट आपका क्या हो जाएगा, मिलावटी रहेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पे सोना आपको सस्ता मिल रहा है, गहना सस्ता मिल रहा है, तो उसका कारण यही है, सोना कम है उसमें मिलावट ज्यादा है, ठीक है। 16 कैरेट का, कोई दुकान पे लिखेगा 18 कैरेट का, 18 कैरेट का मतलब क्या हुआ, 18 कैरेट उसमें सोना है और इसमें कितना 6 कैरेट क्या हुआ, तांबा है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और महंगा मिलेगा। गांव में क्या होता है, ज्यादा ही सब होता है, तो गांव में 14 कैरेट, यहां तक कि 14 कैरेट सोना भी लोग बेच देता है, तांबा उसमें ज्यादा मिला के, और सोना क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो प्योर सोना रहेगा ना वो देखिएगा खूब वो हल्दी टाइप का रहता है, ठीक है ना, हल्दी आप लोग देखे हैं ना, हल्दी टाइप का रहेगा और चमकते रहेगा, और जिसमें मिलावट रहेगा वो कैसे रहेगा, थोड़ा सा वो डाउन होते रहता है, ठीक है ना। तो जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, जल्दी से आप लोग यहां पे कॉमेंट करके बताएंगे। आप जल्दी से यहां पे बाबू हमारा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आभूषण यानी गहना कितना कैरेट से बनाया जाता है। अभी जस्ट हम आपको बताएं। खुशी कुमारी चौहान बाबू पढ़ लो, क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 कैरेट। तो बाबू अब आपको समझ में आना है, पूछेगा प्योर सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट का, यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना कैसा होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम, उसको हाथे से दाबिएगा तो दब जाएगा, हाथ का चिन्ह उस पे जो रेखा होता है ना हाथ का, वो उस पे छप जाएगा, इतना मतलब मुलायम। अब एक बार इतना मुलायम नहीं कि उसको ऐसे तोड़ दीजिएगा, मुलायम का मतलब दबता है हल्का हल्का, ठीक है। तो इसको जब हमको गहना बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 22 कैरेट सोना लेते हैं, 2 कैरेट तांबा या चांदी। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कई बार हम आपको बताएं। एगो धातु पूछता है, एगो अधातु पूछता है। तो यहां पे क्या पूछा है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए बाबू, एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। इसको लिख देगा ऐसे Br यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है, तो आपको याद रखना ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। और धातु में क्या होता है बाबू, तो धातु में आपको याद रखना है पारा। धातु में क्या होता है, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो क्या है बाबू, द्रव अवस्था में होता है। पारा देखना है ना, तो आप लोग कहां पे देखिएगा, जो घर में आते हैं ना डॉक्टर साहब ये बीपी मापने के लिए, तो हवा भरते हैं सक 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 सक, तो आगे इतना बड़ा एगो रहता है उनके सामने ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें पारा ऊपर चढ़ता है, इसी में देखते हैं कि बीपी कितना जा रहा है। या आप लोग बुखार मापने वाला मशीन मुंह में लगा दिया जाता है और उसमें देखा जाता है, तो पारा जितना डिग्री ऊपर बढ़ा रहेगा उतना हम लोग देख के मापते हैं। तो एक तो बुखार मापने वाला में रहता है थर्मामीटर में, और दूसरा का यहाँ पे स्फेग्नोमैनोमीटर में रहता है, जो इससे हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है। और धातु में अगर पूछेगा कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है, तो आपको याद रखना है पारा। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अगला हो गया ना जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ये बाबू आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। आप लोग देखिए ध्यान से, ये पहला होता है एल्केन, ये पहला होता है एल्केन। आप लोग यहां पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एल्केन, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, एक बार और लिखे थे +2। दूसरा क्या होता है, एल्कीन। दूसरा क्या होता है, एल्कीन, ठीक है, ये याद रखिए बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसमें से 2 घटा लेंगे, अब यहां से 2 घटेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा, यानी ये 2 2 कट गया, खाली CnH2n बचेगा ना। 2 आपको बस खाली घटा लेना है, ठीक है।
तो CnH एल्कीन का यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा CnH2n, ये क्या हो जाएगा हम लोग का CnH2n। फिर तीसरा होता है हम लोग का अल्काइन या एल्काइन इसे बोलते हैं, अल्काइन या एल्काइन, जिसमें लास्ट में काइन होगा। अब इसमें से भी आपको 2 ऐसे घटा लेना है, तो इसमें से अब 2 घटेगा नहीं क्योंकि यहां पे नीचे है 2n, तो अब ये फॉर्मूला हो जाता है हम लोग को, इसमें से भी अब आपको 2 घटाना है, तो ये हुआ CnH2n -2, ये आपको याद रखना है। ये एल्केन, ये बाबू याद रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू इंपॉर्टेंट है, एगो रहेगा ही रहेगा आपके परीक्षा में, पूछ देगा। जैसे पूछा है CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n किसका होता है, देखिए CnH2n किसका होता है, CnH2n +2 एल्केन का, तो ये एल्केन हम लोगों का राइट आंसर होगा। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n खाली होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n -2 होता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट VVI बोर्ड एग्जाम के लिए, ये PDF में ही रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र कई बार बताएं, नीला थोथा CuSO4 × 5H2O, आपको याद रखना है CuSO4 × यहां पे 5H2O, इसे आपको याद रखना है। नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र, ये बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है। नाइट्रोजन के अणु संख्या में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, अब इसे भी आप लोग देखिए, ये बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों के दोनों VVI क्वेश्चन है। CnH2n -2, अब यहां पे आप लोग देखिए इसे 67 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के बोल रहे हैं, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, फिर आपसे बोलेगा हाइड्रोजन में कितने होते हैं, फिर आपसे बोलेगा ऑक्सीजन। 3 गो में से बाबू कोई एगो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिए, आपसे पूछेगा यहां पे हाइड्रोजन में कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, एगो आबंध होता है, इसे आपको याद रखना, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में फिर पूछेगा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में कितने बॉन्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन में बाबू डबल बॉन्ड होता है। फिर यहां पे पूछ रहा है नाइट्रोजन यानी बाबू आपका N, नाइट्रोजन में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये बोर्ड एग्जाम, ये आपके कंपटीशन में भी पूछता है, इंटर में भी पूछेगा, 10वां में भी पूछता है, इसे आपको याद रखना है। हाइड्रोजन अगर बोलेगा हाइड्रोजन के 2 अणुओं में कितने आबंध यानी बॉन्ड होते हैं, आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में कितना होता है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 गो बीच में बॉन्ड होगा, इसे आपको याद रखना है, 3 गो आबंध रहेगा। तो ये तीनों आज ही याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको यहां पे दिक्कत ना हो, बस सिंपल आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद हो जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर दूसरा क्लास में हम आपसे पूछेंगे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन है बाबू, देखिए हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पे आपसे पूछा है वही नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, तो नाइट्रोजन आपको याद है ना, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो बॉन्ड, तो यहां पे 3, सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर क्या है, पत्थर है जिसे आगरा का ताजमहल किससे बना है, सफेद संगमरमर से बना है, ये बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहां पे होता है CaCO3, इसे आपको याद रखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। नेक्स्ट, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो बॉन्ड C, ये भी आता है, बॉन्ड CHO, बॉन्ड यहां पे OH, ये सब बोर्ड एग्जाम, ये भी 3 गो होता है। जैसे हाइड्रोजन का बताए थे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये भी आता है कि बॉन्ड CHO को क्या बोलते हैं, तो बॉन्ड CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे अम्ल बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। बॉन्ड CHO को क्या बोलते हैं, तो बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। तो बॉन्ड CHO क्या है, एल्डिहाइड है। और बॉन्ड OH क्या है, तो बॉन्ड OH जो है आपको याद रखना है, बॉन्ड जो OH है ये अल्कोहल है। तो ये तीनों बाबू याद रखिएगा ना, तो इसमें से भी एगो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड OH क्या होता है, OH यानी अल्कोहल, तो बॉन्ड OH अल्कोहल। बॉन्ड COOH क्या है, तो अम्ल है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। या बॉन्ड CHO किसे बोलते हैं, तो बॉन्ड जो CHO होता है उसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर वही क्वेश्चन, N2 के अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं। अब यहां पे फिर वही क्वेश्चन कि नाइट्रोजन के अणु में
यहां पे N2 का मतलब नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में अगर 2 नाइट्रोजन है तो इसके बीच में कितने आबंध यानी कितने बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 3। अब हम आपको पढ़ा दिए ना, अब आप लोग 100% कर दीजिएगा। एगो किस में होता है तो हाइड्रोजन में एगो होता है। 2 किस में होता है तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। 3 किस में होता है तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है। बस ये आप लोग यहां पे याद रखिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन आप लोग याद रखिएगा, या इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, यानी सबसे कठोर तत्व कौन है, ये आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, सबसे मजबूत पदार्थ दुनिया का कौन सा है। तो दुनिया का बाबू आपको याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये होता है हीरा। 100% यहां पे याद रखना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। हीरा किसका अपरूप है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, हीरा किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और हीरा क्या है, तो हीरा चमकता है, लेकिन है ये क्या, अधातु, इसे आपको याद रखना है। कार्बन भी अधातु है, हीरा भी अधातु है, लेकिन हीरा क्या होता है, चमकता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन सा है। अक्रिय तत्व किसे बोलते हैं कि वैसा तत्व जो किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, उसे अक्रिय तत्व बोलते हैं। तो इसमें अक्रिय तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है हीलियम। हीलियम जो है ये अक्रिय तत्व होता है, इसका संकेत He। हीलियम क्या है, गैस है, और हीलियम गैस जो होता है, हीलियम हो गया, यहां पे आर्गन हो गया, ये सब गैस जो होता है ना, ये इसका अष्टक प्राप्त होता है, ये किसी भी चीज से मतलब नहीं रखते, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो अक्रिय तत्व कौन सा है, तो हीलियम है, इसे आपको याद रखना है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, बोर्ड एग्जाम में आता है, लोहा का परमाणु संख्या 6, 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या याद रखें। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या आपको याद रखना है कि वर्गों की संख्या, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ये जो खड़ा लाइन होता है, ये क्या होता है हम लोगों का, ये वाला वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, इसे आपको याद रखना है। और आवर्तों की संख्या कितनी है, देखिए आवर्त सारणी में आवर्तों की यानी क्षैतिज कतार है, जो आवर्त है, आवर्त कितना है, 7 है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18, और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 7 है, यानी जो ऐसा लाइन उसमें खींचा गया, देखिए 7 गो ऐसा लाइन है, ठीक है। और ये जो खड़ा वाला लाइन होता है ना, इससे ये वर्ग बनता है, ये वाला जो बना ना, ये वर्ग बना, और ये क्या बना बाबू हमारा, ये वाला जो हमारा बना है, ये बना है हम लोगों का आवर्त। तो आवर्त कितना होता है 7 गो, लेकिन वर्ग कितना होता है 18। तो वर्ग होते हैं 18, आवर्त कितने होते हैं 7। अब यहां पे देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है, बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये O3, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3, यानी 3 गो ऑक्सीजन मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो ओजोन का जो ये एक अणु है, इसका जो सूत्र होता है ओजोन का O3 होता है, इसमें ऑक्सीजन 3 गो होता है। तो यहां पे आप लोग 3 पे टिक करिएगा, 3 जो होगा 100% राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मनुष्य का वृक्क संबंधित है, जो मनुष्य का वृक्क यानी किडनी है, किससे संबंधित है, तो मनुष्य का जो वृक्क यानी किडनी है, ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। और जो किडनी होता है मनुष्य का, ये कैसा होता है, सेम के बीज के समान होता है, और किडनी एगो इधर रहता है और एगो इधर रहता है, ठीक है। तो 2 गो किडनी होता है, इसे आपको याद रखना है। तो मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, इसे आपको याद रखना है, किडनी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते। किस क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, और यहां पे सूर्य की प्रकाश की, यही तो जरूरत पड़ता है ना। तो इनमें से सभी आपको यहां पे याद रखना है, डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन कहां से छोड़ते हैं, वो बनाते थोड़ी हैं, वो जल से अलग कर कर छोड़ते हैं। जो जमीन से जल निकालते हैं ना,
उसी में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से अलग होकर बाहर निकलता है, तो जल से। जल में क्या, जल का जो सूत्र होता है ना H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का उपयोग कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हटा देते हैं, यानी उसको बाहर निकाल देते हैं अपशिष्ट के रूप में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल, वर्णी लवक, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। तो जो कैल्शियम है ये आपकी क्लोरोफिल में पाया जाता है, ए वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, मनुष्य का मुख्य एकदम उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क यानी किडनी है, इसे आपको याद रखना। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं आपको बताना है। तो मानव हृदय में बाबू कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा उत्सर्जी पदार्थ जैसे पसीना निकल रहा है, जैसे मूत्र होता है, जो मूत्र है वो भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, पसीना भी निकल रहा है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, पौधों का आप लोग कुछ फूल तोड़िएगा ना या किसी का पत्ता तोड़िएगा, उसमें से दूध निकलने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गोंद। जो गोंद है उसका उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। जो टैनिन होता है, पेड़ पौधों में टैनिन भी होता है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। डी वाला ऑप्शन यहां पे 100% राइट होगा सभी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा क्या करता है, डायरेक्ट भोजन को क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है, डायरेक्ट अंदर डाल लेता है। अंतर ग्रहण का मतलब क्या, डायरेक्ट उसको क्या करेगा, अंदर कर लेगा, अंदर डाल लेता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतर ग्रहण। तो अमीबा में भोजन कैसे, अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। और ये क्या करता है, डायरेक्ट भोजन को अपना शरीर फाड़ के अंदर डाल लेता है, इसका शरीर फट जाएगा और भोजन अंदर चला जाएगा, फिर शरीर को जोड़ लेगा। ठीक है, अंतर ग्रहण। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहां पे होता है, तो स्त्रियों में अंडाशय की जो संख्या होती है वो 2 होती है, और इसका निषेचन कहां पे होता है, तो फैलोपियन नलिका। ये बाबू इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना। जब अंडाणु का निषेचन होता है तब जो शिशु होते हैं ना वो मां के पेट में क्या होते हैं, यहां पे पलने लगते हैं। ठीक है ना। तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहां पे होता है, तो आपको याद रखना है फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो फूल का नर प्रजनन अंग, फूल का मादा प्रजनन अंग दोनों आता है, कई बार हम आपको बता चुके। तो फूल का जो नर प्रजनन अंग है वो है अपना पुंकेसर। अब फूल के जो मादा प्रजनन अंग होता है ना, ये होता है मादा, जो होता है फूल का जो मादा प्रजनन अंग है वो है बाबू जयांग। क्या है बाबू, जयांग है, इसे आपको याद रखना। फूल का जो नर प्रजनन अंग है वो पुंकेसर है, जो मादा जनन अंग है वो क्या है, जयांग है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में होता है, भाई द्विखंडन अमीबा में भी होता है। अमीबा अपना शरीर 2 टुकड़ा में बांट लेता है। पैरामीशियम होता है, ये भी अपना शरीर 2 टुकड़ों में बांट लेता है। लिस्मेनिया है, ये भी अपना शरीर 2 टुकड़ा में बांट लेता है। तो इसमें क्या होता है बाबू, इनमें से सभी। डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में भी। अमीबा अपना शरीर को 2, जब इसका शरीर बड़ा होता है ना तो 2 टुकड़ा कर लेता है। ठीक है, 2 छोटा छोटा बन जाता है। पैरामीशियम भी अपना शरीर को 2 टुकड़ा में बांट लेता है, लिस्मेनिया भी बांट लेता है, तो सब में द्विखंडन होता है, इसे आपको याद रखना है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, भाई VBI क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन VBI है और ये भी क्वेश्चन VBI है। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन एक और होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में। तो आपको देखिए ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसे आपको याद रखना है। तो हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन होता है और ईस्ट में भी अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा। अब इसी को थोड़ा सा घुमा के लिखा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा का जनतंत्र का भाग कौन नहीं है, तो अंडाशय स्त्रियों में होता है, गर्भाशय स्त्रियों में होता है, डिंब वाहिनी स्त्रियों में होता है, लेकिन शुक्रवाहिका ये पुरुषों में होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पराग कोष में पराग कण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको पढ़ाएंगे। हरे पौधे कहलाते, भाई हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे जो पौधे हैं ये उत्पादक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं।
विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? जो अंडाशय है ना, ये विकसित होके बड़ा होके क्या बनता है? तो वही फल बनता है। जो पेड़ पौधा पे जितना फल है ना, वो क्या है? पेड़ पौधा का अंडाशय वाला भाग है। अंडाशय क्या होता है? बड़ा होके फल बनता है। जैसे स्त्रियों में जो अंडाशय है ना, अंडाशय से क्या होगा कि जब ये शुक्राणु ये क्या करेगा, इसमें मतलब निषेचित करेगा, तो ये क्या बनता है? पेट में यहाँ पे शिशु होता है, ठीक है ना, शिशु होता है पेट में, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे विकसित जो यहां पे अंडाशय है, जो पेड़ पौधे के अंडाशय है, वो क्या बनते हैं? फल बनते हैं। पेड़ पौधे के जो अंडाशय हैं वो क्या बनते हैं? यहां पे फल बनते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है यहां पे बिल्कुल राइट आंसर होगा कि विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? तो विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन आपको याद रखना है O3 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, बस सी। अपघटक का उदाहरण कौन सा? अपघटक किसे बोलते हैं? तो जो मरे सड़े गले जीवों को खाता है उसे अपघटक बोलते हैं। जैसे कवक, कवक क्या है? अपघटक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था? चिपको आंदोलन बताए ना भाई, ये देखिए साइंस में आते चिपको आंदोलन, पर्यावरण रक्षण हमको पढ़ना है। तो चिपको आंदोलन में किसको बचाया गया था? किसको चिपक चिपक के बचाया गया था? तो आपको याद रखना है वृक्षों को, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन में किसको संरक्षित किया गया था? किसको बचाया गया था? तो आपको याद रखना है वृक्षों को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य का जो शरीर है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। इसे आपको याद रखना है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो होता है, ठीक है, 1.5 kg। गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा रोग किसके कारण से होता है? गवाइटर अथवा घेघा रोग किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगर हम नमक खाना बंद कर देंगे तो घेघा रोग हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, बी वाला राइट होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए और बाबू मेरे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे याद करना है। इसके लिए हम आपको 1 दिन का समय देते हैं। इसका हम आपको 1 दिन का समय देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कल है बाबू, आज पेड क्लास भी नहीं होगा क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है कि सर दर्द भी कर रहा है। और कल बाबू हमको जाना है कहीं जरूरी काम से, ठीक है ना, एग्जाम है, ठीक है। तो हमको कल जाना है, जरूरी काम है, जाना है परीक्षा देने, मतलब जाना है, कुछ जरूरी काम है हमको, तो जाना पड़ेगा हमको कल। तो कल भर हमको क्या चाहिए बाबू? छुट्टी चाहिए, ठीक है ना। और फिर परसों जब हम आएंगे ना सेटअप पे, तो उसके बाद आपका लगातार क्लास होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1 दिन का टाइम देते हैं, इसे आप लोग याद रखिए। कल यहाँ पे क्या रहेगा बाबू? अपना यहाँ पे छुट्टी रहेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? परसों से हम लोग का यहाँ पे क्लास होगा। हमको जाना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए हम जा रहे हैं। और इसका PDF हम अब भी जैसे ही क्लास खत्म होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी बच्चे मतलब जो जुड़े हैं वो नहीं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 87 यहाँ पे 87 97 2700। जैसे खत्म होगा ना क्लास, वैसे इसका PDF 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आपको बस हाय लिख देना है, इधर से लिंक जाता है, आप लोग दबा के जुड़ जाइए, लड़कों का ग्रुप, ठीक है। और जो भी बच्चे लड़की पढ़ती है तो वो लोग डरती है, तो लड़की के लिए आपका क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना लड़की लोग, तो डायरेक्ट आप लोग फोन कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, सर कैसे पढ़ना है, तो आपको टेलीग्राम के बारे में बताया जाएगा। या टेलीग्राम डाउनलोड करके आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, आज क्लास लिख दीजिए, आज क्लास ऑफिशियल, वहां पे आज क्लास आ जाएगा, फॉलो कर लीजिए, वहां पे PDF मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फोन कर दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर है आपका, ठीक है, इस पे आप लोग बात करिए, बात बोल रहे हैं, इस पे मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइए, अभी यहाँ पे होगा, इसका टेस्ट लगवा दीजिएगा, ठीक है बाबू। आपका बात बाबू सब होगा, ठीक है। बस एक बार आप लोग लाइक करके सभी बच्चे चले जाइए और कल के लिए छुट्टी दे दीजिए, ठीक है ना। आज इतना ज्यादा गर्मी है ना कि यहाँ पे आंख दिमाग सब दर्द करने लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 100 को क्वेश्चन याद कर लीजिए। कल आपका छुट्टी रहेगा, संडे से फिर आपका पढ़ाई रेगुलर एकदम शुरू होगा, ठीक है। हाँ PDF बाबू हम भेज रहे हैं एकदम 10 सेकंड में, हम आपका जैसे ही क्लास खत्म होगा PDF बाबू यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। शाहरुख खान का फुल फॉर्म बाबू पूछ रहे हो, भाई पढ़ाई करो, शाहरुख खान आके एग्जाम आपका नहीं लिखेंगे, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और कल के लिए बाबू छुट्टी, ठीक है।
संडे से फिर हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। इसका पीडीएफ भेज देते हैं, कैसे भी करके कल तक ये 100 क्वेश्चन आप लोग याद रखें। 100 को क्वेश्चन नहीं, हम आपको 200 क्वेश्चन इसमें पढ़ाएं। एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 को क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएं, कम से कम 200 तो आराम से पढ़ा दिए होंगे। तो ये सब जितना भी हम आपको पढ़ाएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में संडे के दिन, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।